वेलकम गाइस, वेलकम। वेस्ट छोटी दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए जा रहा है एसी ब्रिजेस पार्ट 3 के लिए। रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए जा रहा है एसी ब्रिजेस पार्ट 3 के लिए। हैशटैग गेट लाइव डेली के अंदर यार, हैशटैग गेट लाइव डेली एसी ब्रिजेस आपके लिए जा रहा है। एसी ब्रिजेस आपके लिए जा रहा है। एंड हियर इज व्हाट योर प्रेजेंटेशन बिगिंस विद द एसी ब्रिजेस एंड दैट इज अ हैशटैग गेट लाइव डेली। नवंबर 2020 चल रहा है बेटा, छोटी दिवाली है। छोटी दिवाली का सेशन जा रहा है ये, छोटी दिवाली के बाद वाला सेशन जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, वेलकम एवरीबॉडी दोज़ हु आर लाइव यार, वेलकम वेलकम एवरीबॉडी। सो देखो यार, मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। ये 16th का सेशन है, 16th के लिए। दिवाली खत्म हो गई है आपकी, 16th का सेशन है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। दूसरा आपको मैं ऑलरेडी जो पढ़ा चुका वो है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। हम लोगों ने हेज ब्रिज पढ़ लिया था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, टुडेज टॉपिक इज एंडरसन ब्रिज। टुडेज टॉपिक मेरे भाई इज एंडरसन ब्रिज एंड ओवेंस ब्रिज। और कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस के, और कुछ कैपेसिटेंस रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। आज अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मैं आपके लिए सेलेक्ट करके लाया हूं प्रीवियस ईयर्स के। तो ये तीन चीजें हम लोग कर चुके हैं, एंडरसन ब्रिज और ओवेंस ब्रिज। इसके अंदर बेसिकली बात क्या है, ब्रिज बैलेंस की जो कंडीशन थी एंडरसन ब्रिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्रिज बैलेंस की जो इक्वेशन थी वो हम लोग डिस्कस करेंगे एंडरसन ब्रिज के लिए मेरे भाई, एंडरसन ब्रिज के लिए। ओके, वेलकम, वेलकम अगेन। तो यार देखो, आज हम लोग बात करने वाले, आज हम लोग बात कर रहे हैं एंडरसन ओवेंस ब्रिज के लिए, ठीक है। तो देखो, जो जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे आगे भी, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस में टॉपिक्स पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो तो आपको पता ही है। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस में मैंने आप लोगों का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो कौन कौन से पढ़ेंगे, डी शॉर्टिस ब्रिज पढ़ेंगे और शेरिंग ब्रिज हम लोग पढ़ने वाले हैं, डी शॉर्टिस ब्रिज और शेरिंग ब्रिज। और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हैविसाइड कैंपेल म्यूचुअल इंडक्टेंस ब्रिज और मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी में ब्रीन ब्रिज, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे, एक एक करके कवर करेंगे। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है एंडरसन ब्रिज और ओवेंस ब्रिज, जिसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, ठीक है। चलिए, तो अगर अभी तक यार, अभी तक ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान से सुनना। एंडरसन ब्रिज में सबसे इंपॉर्टेंट बात है ब्रिज बैलेंस की कंडीशन। एक एक्सटर्नल, एक और नोड एक्स्ट्रा आ गया है। तो जो आप नॉर्मल ब्रिजेस में v1 बाय v2 इक्वल्स टू v3 बाय v4 बोलते थे, वो यहां पर नहीं होगा, वो यहां पर नहीं होगा। यहां पर एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया है। तो एडिशनल जंक्शन पॉइंट इन द एंडरसन ब्रिज इंक्रीज द डिफिकल्टी ऑफ शील्डिंग द ब्रिज। तो यहां पर वो एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, मतलब जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो क्या है, देखो बात समझ ले। समझते हैं, एंडरसन ब्रिज के बारे में बात करते हैं। देखो, पहला ब्रिज अपन जो बात करने वाले हैं वो एंडरसन ब्रिज, देखो ध्यान से। देखो मेरे भाई, एंडरसन ब्रिज के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, ये ब्रिज बनेगा कैसे, ध्यान से सुनना। यहां पे एक एडिशनल जंक्शन पॉइंट आ जाएगा, वो क्या आएगा देखो। ये पॉइंट तो था ही आपका। डिटेक्टर अब अलग जगह लग गया है। यहाँ पे कैपेसिटर और रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लग गया है। कैसे लगा है देखो, ध्यान से देखो। और ये ब्रिज इंपॉर्टेंट है यार, ये ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ब्रिज बैलेंस की कंडीशन आपको सीखनी है तो। देखो, यहाँ पे हमने लगाया है गैल्वेनोमीटर, तो थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिए हैं। यहाँ एक रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस ऑलरेडी लगा हुआ है। यहाँ एक रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है और एक और रेजिस्टेंस है। यहाँ हमने एक कैपेसिटेंस लगा दिया है। ये एसी सोर्स तो है ही आपका। दिस इज द एसी सोर्स माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर आपका रेजिस्टेंस R1 और एक इंडक्टेंस है L1, ठीक है। यहां पर R1 आपका वेरिएबल है, दिस इज बेसिकली नोन एज R3, दिस इज योर R2 एंड दिस इज योर R4। यहां पर मैंने क्या करा है, कैपेसिटेंस लगा दिया एक्स्ट्रा में और एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको स्मॉल r मैंने नाम दे दिया है। और जो गैल्वेनोमीटर है वो इस पॉइंट पर है। तो अब जो आप v1 बाय v2 v3 बाय v4 के बराबर बोलते थे, ऐसा नहीं बोल सकते। v1 बाय v2 v3 बाय v4 के बराबर है, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो गया। किस पॉइंट के बीच का, ए बी, आप इसको नाम देते हैं सी और डी। अब वीबीडी का वोल्टेज जीरो नहीं है, एक एडिशनल पॉइंट आ गया ई। बी और ई के बीच का वोल्टेज क्या है, जीरो। डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ई इज जीरो, वीबी इज जीरो है, यानी बी और ई का वोल्टेज बराबर है, ऐसा मान सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन कैसे होगा मेरे भाई, देखना, ये I1,
ये करंट यहाँ पर भी सेम ही जाएगा, इधर से करंट जाएगा I2 और जितना करंट I2 यहाँ पर जाएगा वो करंट बढ़ जाएगा। इधर नाम दे दो I4 और R और C सीरीज में हो जाएंगे तो यहाँ पर कैपेसिटर का करंट हो गया IC। इस करंट को क्या नाम दे देंगे IC। इस कैपेसिटेंस में भी करंट क्या बहेगा IC। बात समझ में आ रही है? इसको अलग कलर से लिख देते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा रेड रेड हो जाएगा। देखो ये करंट जाएगा ऊपर IC और यहाँ पे भी करंट क्या जाएगा IC। तो R और C सीरीज में। अब आपको समझना पड़ेगा, देखो ध्यान दो, आप जिसको बोलते थे ना वोल्टेज V4, अब V4 V3 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? और V1 V2 के बराबर नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे V1 V2 लिखना भी नहीं है, लेकिन मैं V1 V3 लिख दूंगा ताकि आपको आइडिया लगे कि कौन किसके बराबर नहीं है। देखो ये तो V1 है और ये V3 है मेरे भाई, समझना। तो V1 V2 कौन होता था? R2 के अक्रॉस का वोल्टेज, उसके बराबर नहीं है। मेरे को ये बताना है कि B और E के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है। दैट मींस द वोल्टेज ऑफ B एंड E इज इक्वल। तो इसका मतलब क्या है? I1 I3 बराबर है I2 किसके बराबर है? IC प्लस I4 के। तो मैं क्या लिख सकता हूं? AB का वोल्टेज A, D और E के वोल्टेज के बराबर है। क्यों? सिमिलरली गैल्वेनोमीटर किस पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है? B और E के बीच में, तो मैं बोलूंगा BC का वोल्टेज और EC का वोल्टेज बराबर है। बात समझ में आ रही? तो पहला पॉइंट समझ लेना, पहला पॉइंट शांति से समझ लेना। VBC और VEC बराबर है क्योंकि गैल्वेनोमीटर यहां पर लगा हुआ है। तो VBC कितना है? I1 इंटू R3 और VEC कितना है बेटा? IC इंटू 1/j ओमेगा C। लिख सकते हैं ऐसे। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? IC इज इक्वल टू j ओमेगा C R3 इंटू I1। j ओमेगा C R3 इंटू I1 ये आपके IC की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? IC की वैल्यू। इसको हम यूज करेंगे, ठीक है? इसको हम यूज करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है? आप समझना बात को। अगर मैं ऐसा लिखूं VAB VAD के बराबर, तो लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? VAB इज इक्वल टू VADE। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस। सो सेकंड पॉइंट इज VAB इज इक्वल टू VADE। गैल्वेनोमीटर क्योंकि B और E के बीच में कनेक्टेड है ना, तो VAB कितना हो गया? VAB हो गया आपका R1 प्लस j ओमेगा L1 इंटू I1 मेरे भाई। और VADE के बीच का वोल्टेज क्या हो गया? I2R प्लस IC इंटू R। हो गया नहीं हो गया? इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? कोई दिक्कत है? इस इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करो, यानी इस IC को यहां पर चेंज करो इससे। तो क्या लिखोगे? R1 प्लस j ओमेगा L1 I1 इज इक्वल्स टू I2 इंटू R प्लस IC कितना है मेरे भाई? j ओमेगा C R3 इंटू I1। तो यहां से I1 कॉमन ले लो, ये वाला I1 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा R1 प्लस j ओमेगा L1 माइनस j ओमेगा C R3 इज इक्वल्स टू I2 इंटू R। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर A, ठीक है? अभी आपको समझाते हैं ये इक्वेशन नंबर A क्यों हो गया। देखो दूसरी बात, एक और चीज आप क्या लिख सकते हो? देखो किस किस का वोल्टेज बराबर है समझना। D से लेकर C तक जाना है तो जाने का रास्ता क्या है? DEC। D से लेकर C तक जाना तो एक आंसर है DC। D से लेकर C तक जाना मेरे भाई तो एक ऑप्शन है DEC और दूसरा ऑप्शन है DC। यही तरीका है। तो D और C के बीच का वोल्टेज बराबर है, तो वोल्टेज क्या हो गया? R प्लस j ओमेगा C का वोल्टेज इस R4 से बराबर है। तो आप क्या लिखोगे? वोल्टेज अक्रॉस DC क्या क्या लिख सकते हो? एक तो I4 R4, दूसरा ये R और ये C सीरीज में है ना गैल्वेनोमीटर, तो नल डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो करंट क्या है? IC, ठीक है? और मैंने आपको बताया ऑल्सो I2 इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? I4 प्लस IC। तो यहां से हम I4 को क्या लिख सकते हैं? दिस I4 कैन बी रिटन एज I2 minus IC। So this I4 is I2 minus IC multiply by R4 is equal to IC R plus 1 upon j omega C। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, लिख लेंगे। चलो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहां से अपन I2 R4 अलग ले लेते हैं और IC को बाहर रख लेते हैं अलग से। अगर IC को हम अलग रख लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? देखो अगर IC को अलग रख लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से देखना। इट विल कम आउट R प्लस दिस R4 कम इनसाइड एंड 1 प्लस j ओमेगा C तो ऑलरेडी है, तो ये लिख लेंगे R4, ठीक है? इसको थोड़ा और एक्सचेंज करते हैं, चेंज करते हैं। इस IC की वैल्यू को यहां से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। IC क्या है? j ओमेगा C R3 इंटू I1। तो यहां से थोड़ा सा चेंज करते हैं। IC को क्या लिखेंगे? j ओमेगा C R3 I1 एज इट इज, बाकी सब कुछ तो मैं ब्लैक से लिख देता हूं R
प्लस जे ओमेगा सी इनवर्स में और ये R4 इज इक्वल टू I2R4। ये जो इक्वेशन आपने बनाई इसका एक बार एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो ये आंसर हो जाएगा I2R4 इज इक्वल टू जे ओमेगा सी R3I1। यहां से जे ओमेगा सी से डिवाइड करो तो ये आएगा जे ओमेगा सी स्मॉल r प्लस 1 प्लस जे ओमेगा सी कैपिटल R4। तो ये जे ओमेगा सी कैंसिल आउट, दिस I2R4 becomes R3I1 1 plus j omega c r plus R4 and this is guys equation number B। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन नंबर B। अब आप A और B को डिवाइड कर दो और आपकी ब्रिज की बैलेंस की इक्वेशन आ जाएगी। अब आप A और B को डिवाइड कर दो, आपके ब्रिज बैलेंस की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो I2R4 आपका ये आ गया। दूसरा आपका I1, ये जो ICR वाली इक्वेशन थी वो ये आ गई। आगे नहीं आ गई, ये ICR नहीं होगा, I2R होगा ना। अरे यार I2R, अरे भाई ये R2 है ना, R कैसे होगा? ये R2 लिखो इसको, R2 दिस इज ऑल्सो R2 एंड दिस इज ऑल्सो R2, ये R2 होगा ना भाई। I2R2 इंटू IC इंटू R, ये R नहीं होगा, ये I2 होगा। IC इंटू R2 होगा बच्चों, ठीक कर लेना इसको, ठीक है ना। चलो, तो ये इक्वेशन नंबर A है, ये इक्वेशन नंबर B है। अब इसको बस आपको कुछ नहीं करना, सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। और ये IC क्यों लिख दिया यार, यहाँ पे I2 होगा ना, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ यार, ये पता नहीं कैसे लिख दिया, गलती लिख दी, I2R2 दिस इज I2 इंटू R2, कौन सा? ये वाला टर्म। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर A को इक्वेशन नंबर B से डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या आएगा? देखो, इक्वेशन नंबर A को इक्वेशन नंबर B से डिवाइड करो एक बार, तो आंसर क्या आएगा? ये आएगा I1 R1 प्लस जे ओमेगा L1 माइनस जे ओमेगा C R3 इंटू R डिवाइड बाय, ये किसके बराबर है? I2 R2 के बराबर। और ये वाला किसके बराबर है बेटा? R3 1 प्लस जे ओमेगा सी, ब्रैकेट में आपने लिखा था R4 प्लस स्मॉल r इंटू I1, और ये किसके बराबर है? I2 R4 के। तो ये I2 कैंसिल, I1 इज ऑल्सो कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जनरल इक्वेशन आ जाएगी ब्रिज बैलेंस की। रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर दो मेरे भाई, रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर दो, आपकी ब्रिज की बैलेंस की इक्वेशन आ जाएगी। तो कैसे लिखोगे? R1 R4 प्लस जे ओमेगा L1, अच्छा मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, डिवाइड बाय 1 प्लस जे ओमेगा सी R4 प्लस R मल्टीप्लाई बाय R3, और ये हो गया आपका R2 R4। आराम से मल्टीप्लाई करना, जल्दी जल्दी में मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको लिखना R1 R4 प्लस, इन दोनों में चाहो तो जे ओमेगा कॉमन ले लो, अगर आप इसमें चाहो तो जे ओमेगा कॉमन ले सकते हो, तो क्या लिखोगे? जे ओमेगा L1 माइनस सी R3 R, लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक काम करो, जे ओमेगा कॉमन ले लो और यहाँ पे लिख लो L1 माइनस सी R3 इंटू R, ठीक है, जैसे ऊपर कॉमन लिया, तो ये हो गया जे ओमेगा R4 L1 माइनस सी R3 इंटू R इज इक्वल टू, ये R3 R2 प्लस जे ओमेगा सी R4 प्लस R2 R3। ठीक है, चलो, तो इमेजिनरी को अलग कर दो, रियल को अलग कर दो, ये रियल है, ये रियल है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। R1 R4 is equals to R2 R3, so this R1, that is the unknown resistance, is given by R2 R3 divided by R4 of coil inductance L1, क्योंकि यहाँ पे L1 क्या है? अरे इस डायग्राम में L1 क्या है? अननोन इंडक्टेंस, जो आपको मेजर करना है। बाकी तो मैं पहले भी आपको लिखा चुका हूँ, दैट इज द अननोन इंडक्टेंस मेरे भाई, दिस इज द अननोन इंडक्टेंस दैट यू हैव टू मेजर। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। L1 की वैल्यू क्या लिखोगे? इमेजिनरी पार्ट को जीरो करो, दिस इज L1 R4, या इक्वल टू कर लो, एक ही बात है, L1 R4 माइनस सी R3 R4 इज इक्वल टू सी R4 प्लस R2 R3। ठीक है, चलो, तो यहां से L1 की वैल्यू निकालो, L1 R4 इज इक्वल टू सी R3 R4 प्लस सी R4 प्लस R। अच्छा देखो, ये थोड़ा सा क्या है, डेरिवेशन है, मतलब ये मैं आपको ब्रिज बैलेंस की कंडीशन बता रहा हूँ, इतना सारा आपको याद नहीं रखना, आपको बस ये याद रखना है कि VAB, याद भी क्या रखना है, ये तो आपको पता ही है कि VAB की वैल्यू VADE के बराबर है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन का पार्ट है, इस पे ज्यादा मत जाओ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। L1 निकालो यहाँ से, तो R4 को डिवाइड कर दो, सी R3
R4 डिवाइड बाय R4 प्लस C R4 प्लस R2 R3 डिवाइड बाय R4 मेरे भाई। अब देखो ये R4 कैंसिल एंड दिस R2 R3 बाय R4 इज R1। ये रहा देखो यहां से देखो R2 R3 बाय R4 R1 के बराबर है, तो ये वैल्यू हो गई L1 की C R3 स्मॉल r प्लस C R4 प्लस R इंटू कैपिटल R1। बात समझ में आ रही? CR3R प्लस CR4 प्लस R इंटू R1। बात समझ में आ रही बच्चों? तो ये आपका अननोन इंडक्टेंस हो गया, ये उस कॉइल का रेजिस्टेंस हो गया, उस कॉइल का ये रेजिस्टेंस हो गया, उस कॉइल का ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो आप इसका फेजर डायग्राम आराम से बना सकते हो। फेजर डायग्राम बहुत आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इक्वेशन क्या है? बेसिकली आपका टारगेट होना चाहिए कि V किसके बराबर हो, V1 प्लस V3 के बराबर, और V2 किसके बराबर हो, V2 प्लस V4 के बराबर। तो उसको कैसे बनाओगे अगर टारगेट बनाना हो तो भाई आपको समझना चाहिए ना। देखो ये V4 किसका वोल्टेज है, यहां से लेकर यहां तक का समझना बात। और V1 V3 मैं किसका वोल्टेज मान रहा हूं, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा V3 किसका वोल्टेज है, IC इंटू 1/j⍵c का, क्योंकि ये और ये बराबर है। ये V3 किसका वोल्टेज है, देखो समझ लो, VBC VEC के बराबर है और ये V3 के बराबर है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? तो V1 प्लस V3 जो है वो V के बराबर होना चाहिए। तो मेरा कंडीशन ये होना चाहिए कि V1 प्लस V3 मुझे सॉल्व करना है। दूसरा 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 समझना, ये आपका V2 है, ये आपका क्या है V2। तो मुझे V2 प्लस V4 भी बराबर करना है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये V2 तो इसका वोल्टेज है यहां से लेकर यहां तक का, V4 किसका वोल्टेज है, या तो R4 का वोल्टेज मान लो, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज, यहाँ का अक्रॉस का वोल्टेज है V4 और यहाँ के अक्रॉस का वोल्टेज है V2। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि V4 जो है I4 R4 भी लिख सकते हो और IC R प्लस 1/j⍵c भी लिख सकते हो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना बात। तो ब्रिज बैलेंस की कंडीशन आ गई है। मैं अगर बनाना चाहूँ इसका फेजर डायग्राम मेरे भाई, तो कैसे बनेगा देखो। सबसे पहले तो मैं बना दूंगा I1 R1, जो सबको पता है, आराम से बनता है, कोई भी बना देता है, बन गया। मेरे को जोड़ देना है इनको, तो I1 इंटू j⍵L1 तो ऊपर ही जाएगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, ऊपर जाने दो। तो ये हो गया बेटा I1 इंटू j⍵L1। उसके बाद इसको एडअप कर देंगे, तो अगर एडअप करोगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, बन जाएगा ना। चलो तो ये बन गया आपका V1। ध्यान से सुनना, ये क्या बन गया V1, ये बन गया आपका V1। मुझे V1 प्लस V3 चाहिए, तो I1 R1 अगर नीचे जा रहा है, अगर I1 R1 नीचे जा रहा है मेरे भाई, तो I1 इंटू R3 भी यहीं जाएगा, और तो कहाँ जाएगा, तो इसको यहां बना दो I1 इंटू R3, और I1 R3 आपका V3 के बराबर है। और V3 किसके बराबर है बेटा, V3 किसके बराबर है, देखो V3 किसके बराबर है, I1 R3 और IC इंटू 1/j⍵c के बराबर। तो क्या लिख दोगे, अब ये कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज है। तुम्हें तो पता होगा कि कैपेसिटर का वोल्टेज है, तो इंडक्टर का जो करंट, वो जो कैपेसिटर का जो करंट है वो लीड करेगा, लीड करेगा नहीं करेगा। तो IC किस डायरेक्शन में हो जाएगा, अगर मैं IC निकालूं तो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इससे 90 डिग्री लीड करना चाहिए। तो IC इस डायरेक्शन में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ये इस डायरेक्शन में क्या होगा IC। तो बेसिकली अगर IC इस डायरेक्शन में है, तो IC इंटू स्मॉल r भी इस डायरेक्शन में होना चाहिए, होना चाहिए। चलो ये ICR हो गया। और V3 तुम्हें पता है, V3 जो है वो V4 के बराबर होता है। देखो समझो, V3 V4 के बराबर कैसे, V3 V4 के बराबर नहीं होता, इसका मतलब R3 के वोल्टेज इस कैपेसिटर के वोल्टेज के अक्रॉस के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो अब तुम समझो मेरी बात को। अगर मैं ऐसा लिखूं, अगर मैं V4 बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा, किस डायरेक्शन में बनाऊंगा, ये I1 R3 है, इसको ऊपर ले जाओ, यानी IC इंटू 1/j⍵c, और IC इंटू R को अगर मैं ऐड कर दूं, देखो ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, इस IC इंटू 1/j⍵c और IC इंटू R को ऐड करूं तो V4 आएगा नहीं आएगा। तो ये तुम्हारा V4 है या नहीं, पहले बताओ, है, ये तुम्हारा V4 है। इसको तुम बोलते हो IC R प्लस IC इंटू 1/j⍵c। मुझे कैसे पता पड़ा ICR इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि जब मैंने निकाला IC इंटू 1/j⍵c, ये कैपेसिटर का वोल्टेज और करंट लीड करेगा 90 डिग्री। तो जब करंट लीड करेगा तो करंट इंटू रेजिस्टेंस सेम फेज में होंगे, उसी डायरेक्शन में जाएगा। ICR और IC इंटू 1/j⍵c को ऐड कर दो तो V4 आ गया, आ गया नहीं आ गया। और V4 जो है वही I4 R4 के बराबर भी होता है। अब समझ लेना बात, अब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा I4 R4 बाद में लिखूंगा, देखो समझो, पहले तो ये देख लो तुम क्या चल रहा था। मैं लाइट ब्लू से बना रहा हूं, देखो ये मेरा V1 है, ये V3 है। तो अगर मैं इसको लाइन को एक्सटेंड करूं तो कैसे करूंगा, ये एक्सटेंड हो जाएगी,
तो फेजर डायग्राम तो तुम बनाना सीख ही गया, मेरे साथ और तो क्या चाहिए तुम्हें। ये तुम्हारा हो गया आंसर। ये क्या हो गया, V1 प्लस V3 V के बराबर। और यही देखो बेटा V2 प्लस V4 के बराबर भी होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा समझो। V4 तो ये रहा, V2 कहां पर होगा अब समझना। जब V4 इधर है तो I4 R4 भी इधर ही होगा, और I4 इधर है, इसका मतलब ये I4 वाली लाइन है। ये कौन सी लाइन है, I4 वाली लाइन। ये कौन सी लाइन है, ये I4 वाली लाइन है ना। तो I2 वाली लाइन कहां से होगी, अगर I2 मुझे निकालना है तो I2 तुम्हें पता होगा क्या होता है, IC प्लस I4। तो देखो ये IC को ऐसे ले जाओ और I4 को ऐसे ले जा सकते हो, ले जा सकते हो ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से। अब अगर आप ध्यान से देखें मेरे भाई, तो ये जो पॉइंट है ये जाके टच होगा, ये तो हो गया I2। I2 क्या हो गया, IC प्लस I4। और ये जो पॉइंट टच हुआ इसका नाम है I2 इंटू R2, जो कि V2 के बराबर है। ये रहा V2 और ये रहा V4 मेरे भाई। अब आपको क्या करना है, बस पैरेललोग्राम लॉ से इसको जोड़ देना है यहाँ पे, और ये यहाँ पे जुड़ गया। तो मुझे बताओ V2 और V4 जुड़ गए, तो V का वैल्यू आ गया नहीं आ गया। तो ये आपका फेजर डायग्राम हो गया किसका, एंडरसन ब्रिज का। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया बहुत ध्यान से। दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ एंडरसन ब्रिज मेरे भाई। दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ एंडरसन ब्रिज। सबको क्लियर है, किसी को डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो अगर आपको डाउट हो इसके अंदर फेजर डायग्राम में कुछ भी, तो यार कमेंट सेक्शन में टाइप करना। कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे बता देना ऑफलाइन कमेंट्स में, मैं देख लूंगा। मैं एक बार वापस बता दूं, देख लो ध्यान से देख लो। I1 R1 इस डायरेक्शन में, I1 इंटू जी ओमेगा L1 जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो I1 इंटू जी ओमेगा L1 और I1 R1 V1 बन जाएगा, बन गया। चलो, जिस डायरेक्शन में I1 R1 है उसी डायरेक्शन में I1 R3 होगा, जो V3 के वोल्टेज के बराबर है। और मैंने तुम्हें बता दिया V3 का वोल्टेज IC इंटू 1 जी ओमेगा CB है। अगर कैपेसिटर का वोल्टेज इस डायरेक्शन में है तो कैपेसिटर का करंट 90 डिग्री लीड करेगा, आईसी इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन आईसी इंटू आर सेम आईसी के डायरेक्शन में होगा, तो आईसी इंटू आर और आईसी इंटू 1/j⍵c दोनों को ऐड करोगे तो V4 आता है। V4 ये हो गया। V4 किसके बराबर है, I4 R4 के बराबर, यानी I4 वाली लाइन ये है। I4 और IC को जोड़ोगे तो I2 आएगा। I2 R2 V2 के बराबर होता है, तो V2 ये रहा, V4 ये रहा, V1 ये रहा, V3 ये रहा। मैंने जोड़ दिया, फेजर डायग्राम बन गया। ये आपका B आ गया। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी। तो ये कैसे आएगा, तो ये लो क्यू कॉइल्स के लिए काम में आता है, लो क्यू कॉइल्स के लिए ही काम में आता है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। दूसरा, इसका एडिशनल जंक्शन पॉइंट है एंडरसन ब्रिज का, ये वाला, ये एडिशनल जंक्शन पॉइंट है ना, ये वाला। इसकी वजह से ब्रिज जो है उसकी शील्डिंग में प्रॉब्लम आती है। क्या आती है, तो आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हो यहाँ पे, 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हो। क्या लिखोगे, इट इज यूज फॉर लो क्यू कॉइल्स। तो बेसिकली आपको ये नहीं कह रहा है कि आप ब्रिज के बैलेंसिंग इक्वेशंस याद रखो, आपको बेसिकली बताया जा रहा है कि ब्रिज की बैलेंसिंग इक्वेशन कैसे निकालते हैं और लोड कैसे लगाना है वहां पे। मतलब आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज किस किस का बराबर है, करंट कैसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और कोई बात नहीं, वो फेजर डायग्राम कैसे बनाना है। तो अगर आप ईएसी के लिए जाओगे तो फेजर डायग्राम आपको आना चाहिए बेटा। यहाँ पे एडिशनल जंक्शन पॉइंट क्या, शील्डिंग ऑफ द ब्रिज को डिफिकल्ट कर देगा। एडिशनल जंक्शन पॉइंट जिसका नाम है ई इन द ब्रिज, तो आप लिख लो इन एंडरसन ब्रिज increase the difficulty of shielding the bridge. Increase the difficulty of shielding the bridge। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया बेसिक बात, ठीक है। चलो, तो ये आपका एंडरसन ब्रिज हो गया। हम न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन उससे पहले ओवेंस ब्रिज पे बात कर लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा था आज हम 2 चीजों के बारे में बात करेंगे। एक हम बात करेंगे एंडरसन ब्रिज के बारे में, एक हम बात करने वाले ओवेंस ब्रिज के बारे में। एक हम बात करेंगे बेटा ओवेंस ब्रिज के बारे में, ठीक है ना। चलिए चलिए आगे चलते हैं। देखो ध्यान से समझना, आज हम बात करेंगे फिर ओवेंस ब्रिज के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा ओवेंस ब्रिज, नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा ओवेंस ब्रिज। इसके अंदर क्या होगा, अब एक आरसी सीरीज में होगा, आरएल सीरीज में होगा, और एक रेजिस्टेंस की जगह हम कैपेसिटेंस लगा देंगे, फिक्स कैपेसिटर, ठीक है। और एक कैपेसिटर वेरिएबल भी रहेगा। देखो ध्यान से, तो कैसे बनाओगे, पहले लिख लेना टॉपिक ओवेंस ब्रिज। OWENS ओवेंस ब्रिज, ठीक है। चलो ध्यान से समझना बात, ध्यान से समझना बच्चों। देखो ब्रिज कैसे बनेगा, सिंपल जैसा आप सर्किट बनाते थे आरएल, ये सिंपल रेजिस्टेंस,
ये आरसी सीरीज बन जाएगा। बस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर मैंने पैरेलल में लगा लिया, मतलब उसकी जगह एक सिंगल कैपेसिटर लगा लिया है, और यहाँ एक डिटेक्टर है, पैरेलल में नहीं है, सिंगल एक कैपेसिटर लगा लिया है बस, ठीक है। और यहाँ पे आपकी सप्लाई है। अच्छा, आप सारे डायग्राम ऐसे याद रखना जिसके अंदर सप्लाई आप ऐसे नीचे लगा रहे हो, नहीं तो क्या होगा, अलग अलग किताबों में अलग अलग डायग्राम रहते हैं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि, क्योंकि क्या होता है कहीं कहीं पे ऐसे डायग्राम होते हैं, ब्रिज ऐसे बना रहेगा और आपका यहाँ सप्लाई लगा रहेगा, तो अगर आप ऐसे याद कर लोगे तो फिर सब भूल जाओगे। इसलिए आप ऐसे ही याद रखना सारे डायग्राम जिसमें सप्लाई नीचे लगा रखी हो और डिटेक्टर आप ऐसे लगा रहे हो वर्टिकल साइज, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका डिटेक्टर, ठीक है। ये आपका हो गया बेटा आर और एल। एक सेकंड में रब करके बना रहा हूँ, फिर अच्छा नहीं बनता है। सिंगल कैपेसिटर आर और सी, एसी सोर्स। ये आपका R2 हो गया, ये आपका वेरिएबल कैपेसिटर C2 हो गया, ठीक है। ये भी वेरिएबल है। दिस इज R1, L1, दिस इज R3 एंड दिस इज C4। ये बीच में क्या है, डिटेक्टर, और ये AC सोर्स, ठीक है। इनके नाम आपको पता ही है, ABCD जो भी नाम देना चाहो। तो B और D के बीच का वोल्टेज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, B और D का वोल्टेज बराबर होना चाहिए। तो मैं इस पॉइंट को बोलता हूं, आपको मैंने पहले भी बताया, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, V1, मतलब वोल्टेज अक्रॉस दिस A and B is V1, वोल्टेज अक्रॉस B and C is V2, सॉरी V3 बिकॉज इट इज रेजिस्टेंस R3। यहाँ का जो वोल्टेज है इसको अपन 2 बोल लेते हैं, और V4, ठीक है। चलो, सप्लाई अपन ने लगाई रखी है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। L1 आपका अननोन इंडक्टेंस है, वो लिख लो पहले क्या क्या है। L1 इज द अननोन इंडक्टेंस, R1 आपका है रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर L1, कॉइल का रेजिस्टेंस तो होता ही ना, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर L1। R2 आपका क्या है, दैट इज द वेरिएबल नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, वेरिएबल नॉन इंडक्टिव, क्योंकि नॉन इंडक्टिव क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंडक्टर नहीं है, एंड दैट इज वेरिएबल, वेरिएबल नॉन इंडक्टिव रेजिस्टर, ठीक है। चलिए, दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं। C2 के लिए, C2 के लिए क्या लिखेंगे, दैट इज द वेरिएबल कैपेसिटर, C2 इज द वेरिएबल कैपेसिटर। नेक्स्ट हम लोग लिख लेंगे R3 के लिए, R3 क्या है, R3 R4, मतलब R3 तो कोई स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इसके लिखने की जरूरत नहीं। C4 क्या है, C4 इज द फिक्स कैपेसिटर, चलो लिख लो यार, C4 इज द फिक्स कैपेसिटर, एंड R3 इज द फिक्स नॉन इंडक्टिव रेजिस्टर। फिक्स रेजिस्टर और नॉन इंडक्टिव यानी कॉइल नहीं है, फिक्स नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। मैंने पहले भी लिखा दिया ये बातें, तो मैं अभी भी लिखा देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। चलिए, चलिए, तो इसको ब्रिज की बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखोगे मेरे भाई, अगर ब्रिज की बैलेंस इक्वेशन लिखनी तो तुम्हें पता है, ये वाला कलर चेंज कर दे, ये वाला, ये मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यही तो करोगे, तो मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो। ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, Z1 Z4 इक्वल्स टू Z2 Z3, ये इक्वेशन बैलेंस की कंडीशन है। चलो लिख लेते हैं, बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी, द बैलेंस इक्वेशन कैन बी रिटन एज Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3, ठीक है। चलो, मैं इसको पीछे लिख देता हूँ आपको, ये सर्कल तो ज्यादा ठीक नहीं रहते बनाना। चलिए आ जाइए, तो अब आपको डायग्राम दिख जाएगा, यहाँ पे करंट है I1, इधर भी करंट है I1, इधर करंट है I2, और इसमें भी करंट क्या जाएगा, I2, यही जाएगा। ब्रिज बैलेंस की कंडीशन लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, R1 प्लस j ओमेगा L1 इंटू I1 इज इक्वल्स टू
इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू तो क्या लिखोगे, Z1 Z4 को क्या लिखोगे, दैट इज, इसको क्या लिखोगे, 1 अपॉन j ओमेगा C4 इज इक्वल टू, दिस इज R3 मल्टीप्लाई बाय R2 प्लस 1 अपॉन j ओमेगा C2, ये लिखोगे Z1 Z4 इक्वल्स टू Z2 Z3, इसको मल्टीप्लाई करो थोड़ा बहुत, मल्टीप्लाई का मतलब एलसीएम वगैरह ले लो, देख लो क्या करना है, j ओमेगा C4 इज इक्वल टू R3 j ओमेगा C2 1 plus j omega R2 C2, j omega cancel out, this will come out to be C2 R1 plus j omega L1 is equal to R3 C4 1 plus j omega R2 C2, this will come out to be C2 R1 plus j omega L1 C2 is equals to R3 C4 plus j omega R2 C2 R3 C4। तो यहां से देखो यार, थोड़ा सा समझ लो, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को जीरो करो, मतलब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो क्या लिखोगे, C2 R1 इज इक्वल्स टू R3 C4, तो यहां से R1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, R3 C4 बाय C2, ये आपका R1 हो गया। सिमिलरली अगर आप यहां से इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करें, तो इक्वेशन j ओमेगा हटा दो, L1 C2 इज इक्वल्स टू R2 C2 R3 C4, तो L1 कितना हो गया, C2 C2 कैंसिल आउट, दैट इज R2 R3 C4, बात समझ में आई। ये आपकी दोनों ब्रिज की बैलेंस इक्वेशन हो गई, दिस इज द बैलेंसिंग इक्वेशन, दीस टू आर द बैलेंसिंग इक्वेशन ऑफ द ब्रिज। बैलेंसिंग इक्वेशन का मतलब है जब डिटेक्टर ने आउटपुट क्या दे दिया, जीरो, बैलेंसिंग इक्वेशन का मतलब डिटेक्टर ने आउटपुट क्या दे दिया, जीरो। तो क्वालिटी फैक्टर अगर आप निकालना चाहते हो और अगर आप इसका फेजर डायग्राम बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे, देखो, अगर आप क्वालिटी फैक्टर निकालना चाहते हो और अगर आप इसका फेजर डायग्राम बनाना चाहते हो तो क्वालिटी फैक्टर कैसे निकलेगा, कैपेसिटर भी दे रखा है, इंडक्टर भी दे रखा है, तो आरसी सीरीज में है और ये आरएल भी सीरीज में, तो क्वालिटी फैक्टर आप कैसे लिखते थे बेटा, क्वालिटी फैक्टर इज गिवन बाय ओमेगा एल बाय आर, तो यहाँ L1 कितना है, R2 R3 C4 और R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, R3 C4 बाय C2, तो यहां से देखो ये तो गया, ये हो गया ओमेगा R2 C2, तो अगर सीरीज में है RC सर्किट तो ओमेगा RC लिख दोगे यहाँ पर इसके लिए, और ओमेगा L1 R1, ठीक है। तो ये L1 R1 पे डिपेंड कर रहा है कि ओमेगा RC क्या आएगा, तो ऐसे 1 अपॉन ओमेगा RC मत लिख देना यहाँ पर, अरे 1 अपॉन ओमेगा RC मत लिख देना, समझ रहे हो। चलो इसका फेजर डायग्राम बनाओ, क्या बनेगा, इसका फेजर डायग्राम बनाओ, क्या बनेगा, फेजर डायग्राम बहुत इजी होता है, कैसे बन जाएगा देखो, ये आपका सिंपल I1 R1 है, हाँ मैं लाइन से बना रहा हूँ, देखो दिस इज योर सिंपल I1 R1 and this is your I1 into G, sorry, this is your I1 into R1 and this part is your I1 into G omega L1, ये आप बनाते ही, एक बार बना के देखो अपनी कॉपी पे यार, वीडियो को पॉज करो और खुद बना के देखो कि तुमसे बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। चलो तो V1 क्या हो जाएगा, मतलब एक बार तुम बना के देखो तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि तुमसे बनता है या नहीं बनता है, हाँ मेरे से देख के तो तुम बना ही देते हो। चलो तो ये V1 की वैल्यू है और V1 V2 के बराबर होता है, तुम्हें पता ही है, वो हम देखेंगे कैसे होता है, करेंगे अभी बराबर उसको। और I1 R1 अगर इधर जा रहा है तो आपका I1 R3 भी इधर जाएगा मेरे भाई, सॉरी ब्लू से बना, तो I1 R3 भी इधर जाएगा मेरे भाई, तो अगर I1 R3 इधर चला गया तो I1 R3 किसके बराबर है, V3 के बराबर, एंड दैट V3 इज गिवन बाय V4 आल्सो, एंड V4 इज इक्वल्स टू व्हाट, I2 into 1 upon j omega c, देख लो वहां पर, ये रहा देखो, V2 ये आपका V2 है और ये V4 है, तो ये V3 है ये वाला वोल्टेज और ये V1 है, तो V3 किसके बराबर है, V4 के बराबर, तो V3 इज I1 into R3 एंड I2 into 1 upon j omega c4। अब आपको पता है ये कैपेसिटर का वोल्टेज है, तो कैपेसिटर का करंट लीड ही करेगा, अरे कैपेसिटर का करंट लीड ही करेगा ना मेरे भाई, तो लीड करा दो, कौन मना कर रहा है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। देखो समझना बात को, ये लाइन मैंने कहा कि I2 इस कैपेसिटर के वोल्टेज से लीड करेगा, तो नॉर्मल सी बात है I2 into R उसी लाइन में होगा, और ये जो है, ये जो मैंने बनाया ये हो जाएगा I2 अपॉन ओमेगा C2, तो I2R और I2 1 अपॉन ओमेगा C2 को ऐड करोगे, V2 कितना होता है, I2R प्लस I2 into 1 अपॉन j ओमेगा C2, यही होता है। तो मैं कह रहा हूं कि I2 1 अपॉन j ओमेगा 2 ये वाली लाइन हो गई,
जैसे ये ऊपर जा रहा है ऐसे ये लाइन होगी 90 डिग्री होगी ना उसके, और I2 इंटू आर, तो ये V1 V2 के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कौन सा V1 V2 है? V2 कौन है? I2 R और I2 इंटू 1/ओमेगा C2, तो V1 V2 दोनों बराबर हो गए नहीं हो गए? ये आपका V3 है, ये V4 है, तो कितना आसान काम है, अब तो कुछ करना ही नहीं, काम ही खत्म हो गया। V3 को आप V1 V2 के पैरेलल में एक्सटेंड करो, और इसको आप आपकी जो I1 I3 है उसके पैरेलल में एक्सटेंड करो, उसके बाद यहाँ पर ला जाओ और इसको जोड़ दो, ये आपका हो गया मेरे भाई V। ये V के बराबर है। यही तो आपको फेजर डायग्राम पे बनाना था। ये आपको समझ में आ रहा है ना, I2 लीड्स V2। अरे I2 जो है वो लीड करेगा ना, तो ये ऐसे तो बनेगा। ऐसे ही I2 जो है वो लीड करेगा किसको? V4 के वोल्टेज को, तो इसलिए मैंने I2 यहाँ बना दिया, और रेजिस्टेंस वाला पार्ट उसका ऊपर बन जाएगा I2 इंटू आर। बहुत सिंपल है, ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया एंडरसन ब्रिज। तो यार कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना कि कैसा लगा टॉपिक। अगर कोई प्रॉब्लम है मुझे बताना, एंडरसन ब्रिज ओवन ब्रिज दोनों में। तो मैंने आपको बैलेंसिंग की इक्वेशन बना दी, अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करा के दे रहा हूँ, कुछ न्यूमेरिकल करके दे रहा हूँ, ध्यान से देखना कैसे करना है। देखो, राइट डाउन सम न्यूमेरिकल गाइस। एक तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आइडिया है। चलो आ जाओ फटाफट, राइट डाउन गाइस। 2011 का क्वेश्चन है, देखो 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, और मैं ब्रिज का डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं टाइप करके भी लाऊंगा तो भी क्या है, वो डायग्राम तो यही बनेगा ना ब्रिज में। हाँ, ये कोई वो मैथमेटिक वो मतलब सीआरओ का डायग्राम तो है नहीं कि मैं आपके लिए डायग्राम बनाऊं। बस ये ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे इसने डिटेक्टर ऐसे लगा दिया है, तो ऐसे लगा दिया तो थोड़ा सा सोच लेना क्या बोल रहा है ना, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको याद कैसे करना है वो मैंने बता दिया है। तो यहाँ से आप इसको पैरेलल में अपन एक RC लगा रहे हैं, एक R2 लगा रहे हैं, एक ZX है और एक R4। देखो ध्यान से, ये आपका R4 है बच्चों, ये आपका ZX है, दिस इज द डिटेक्टर पार्ट, this is R2, this is R1 and this is C1। ठीक है, और सप्लाई कहां पे लगानी है? यहां पर। ठीक है, अब समझना बात को, अब समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जेड की वैल्यू मुझे बतानी है, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन क्या है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं है, 2011 में 1 मार्क का क्वेश्चन है। देखो, द ब्रिज is used for measurement of inductance, the bridge is used for measurement of inductance, inductance मत लिखो, measurement of an unknown impedance ZX, ZX निकालना है, an unknown element ZX, मुझे नहीं पता ZX में R या C है, RL है, R है, C है, जो भी है मुझे नहीं पता। ठीक है, the bridge is best suited when ZX is a low resistance, मतलब तुम्हें ये ब्रिज याद आ रहा है, मैक्सवेल इंडक्टेंस है, मैक्सवेल कैपेसिटेंस है, एंडरसन है, ओवन से याद आ रहा है? इसमें कुछ ऐसा क्या आएगा कि कौन सा ब्रिज है? मैक्सवेल इंडक्टेंस है, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस। एक बार देखो, हाई रेजिस्टेंस, जस्ट वॉच इट गाइस, दिस ब्रिज इज मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज और मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। एक बार देख लो, लो क्यू इंडक्टर एंड डी इज लॉसी कैपेसिटर। चलो बताओ, तो लॉसी कैपेसिटर वाला चैप्टर जो है वो तो मैं मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस वाला जो पार्ट है उसमें बताऊंगा आपको, सीरीज ब्रिज और डी शॉर्टेज ब्रिज। लेकिन क्या आपको ये देख के ब्रिज लग रहा है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज? अरे ये मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज लग रहा है जिसके अंदर आप क्या करते थे, ये होता था Z1, समझ रहे हो बात को, ये होता था आपका V1 वाला पार्ट, ये Z1, ये Z2, ये Z3, ये Z4, इस तरीके से होता था। तो ये C1 R4 जो है, ये C4 R4 यहां लगा रहता था। समझ में आ रही है बात? तो ब्रिज मैंने उल्टा बना दिया है,
ब्रिज थोड़ा बहुत उल्टा कर दिया इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से देखो तो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज है और ये काम आता है लो क्यू कॉइल मेजर करने के लिए। कौन सा ब्रिज है? मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। And this Z is basically R and L. You remember this part? This Z is R and L. So this is Rx and Lx. You remember this part, Maxwell inductance capacitance bridge? And that is used for measurement of low Q coil, that is Q lying from 1 to 10. So option number C is the right answer. You know that quality factor is omega L by R. So this is basically Lx upon Rx. And this is also equals to omega C1 R1. And this is also equals to omega C1 R1. You remember this part? ये किस काम में आएगा? लो क्यू कॉइल मेजर करने के काम में आएगा, क्योंकि अगर क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा R1। अगर मैं इसकी बात करूं R1 के लिए, अगर क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा तो R1 की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी। सो मेजरमेंट ऑफ हाई क्यू कॉइल्स, अ लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 अप्रोक्सीमेटली 10⁵ या 10⁶, है ना, इतनी चाहिए होती है। तो ये जो बॉक्सेस होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 10⁵ या 10⁶ है, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो हाई क्यू कॉइल के लिए तो ये वैसे ही एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, और Q लेस देन 1 के लिए भी एक्सपेंसिव नहीं है। तो लो क्यू इंडक्टर का मतलब होता है कि 1 से 10 के बीच में वैल्यू होगी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, नया क्वेश्चन। आज क्वेश्चन लिखना, ये भी गेट का ही है। देखो क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये नेटवर्क का भी क्वेश्चन आप मान सकते हो। डिटेक्टर तो अपन बीच में लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया एसी सोर्स, ठीक है। तो अपन डायग्राम याद रखना कौन सा है, देखो देखना है ना, एक बार देख के मुझे बताना कौन सा है। मतलब ये पक्की बात है कि R1 और X कॉइल है, ठीक है। ये हो गया R3, इसकी वैल्यू दे रखी है 200 ओम, और यहां पर आपको एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पैरेलल में दे रखा है, इसका नाम है C4, इसका नाम है R4। R4 की वैल्यू है 5 किलो ओम और C4 की वैल्यू है 0.5 माइक्रोफेराड, 0.5 माइक्रोफेराड, ठीक है। और ये डिटेक्टर है और ये एसी सोर्स है, ठीक है। चलिए अब समझ रहे आप, इस एसी ब्रिज में ये R1 जो है ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ये जो कॉइल है ये क्या है, रिएक्टेंस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना। क्वेश्चन बोल रहा है ये बैलेंस कंडीशन पे है ब्रिज, क्या बोल रहा है, ऑलरेडी क्वेश्चन बोल रहा है द ब्रिज इज बैलेंस कंडीशन, द ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन। एंड द पैरामीटर्स ऑफ कॉइल आर कैलकुलेटेड एज, कौन सा कॉइल, ये वाला कॉइल। द पैरामीटर्स ऑफ कॉइल आर कैलकुलेटेड एज 50 मिली हेनरी एंड 20 ओम। अनदर कॉइल इज कनेक्टेड, देखो ये कॉइल की बात हो रही है, कॉइल का एक रिएक्टेंस होता है, कॉइल का एक रेजिस्टेंस होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी कॉइल के पैरेलल में एक और कॉइल लगा दी गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनदर कॉइल इज कनेक्टेड इन पैरेलल, बैलेंस वापस रिस्टोर करना पड़ेगा, एंड द बैलेंस इज रिस्टोर्ड बाय चेंजिंग, वापस ऑप्शन कैसे होगा, R2 को 2.5 किलो ओम कर देंगे, यानी R2 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, R2 को क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2। So the parameters of new coil will be, the parameters of new coil B, and the options are 25 millihenry and 20 ohm, ऑप्शन नंबर बी। एक बार वीडियो पॉज करना है यार तुम लोग और फिर इसको सॉल्व करके देखना, ऐसा नहीं कि मेरे सोल्यूशन पे डिपेंड रहो। कुछ कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा ऑलरेडी, पर जिनको नहीं आता तो एक बार वीडियो को पॉज करना मेरे भाई, और फिर इस क्वेश्चन को वापस से करना आप लोग, ठीक है। चलो आंसर मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। चलो द ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन, यानी इनिशियली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्रिज बैलेंस्ड है, यानी R और X की वैल्यू 50 मिली हेनरी और 20 ओम में, मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं पता यहाँ पर, लेकिन ये ब्रिज इस तरीके से वैल्यूज लिखी हुई है कि ब्रिज बैलेंस्ड है। पर उसने कहा कि ब्रिज को मैंने अनबैलेंस कैसे किया, मैंने इस कॉइल के पैरेलल में एक और कॉइल लगा दी, मतलब ये कॉइल तो लग रही थी
मेरे को इस कॉइल के पैरेलल में एक और कॉइल लगानी है, तो ब्रिज अनबैलेंस्ड हो गया। लेकिन उसने कहा उस ब्रिज को बैलेंस करने का तरीका क्या है, R2 को कर दो आधा। तो उसने कहा R2 को आधा कर दो, कितना करो 2.5 किलो ओम से कर दो, तो 5 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 2.5 किलो ओम। तो वो बोल रहा है अब इस कॉइल का रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस क्या होगा ये तो बताओ। पहले तो ये था, अब जो कॉइल पैरेलल में लगेगी उसका रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या वो भी आधा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, वही रहेगा, यही सब पूछ रहा है वो। ठीक है, चलो बताओ कैसे करेंगे मेरे भाई। देखो मैं बताऊं, समझना, पहले बात को समझ लो। ये है, इसको मैंने नाम दे दिया Z1। देखो समझना बात को, ये Z1, ये Z3, ये Z4, ये Z2, समझ लेना। तो ब्रिज की कंडीशन ये है Z1 Z4 इक्वल्स टू Z2 Z3, ब्रिज बैलेंस्ड है। ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड। और समझ लेना बात को, Z3 और Z4 चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, ये फिक्स है। ये फिक्स है, और कौन फिक्स्ड है, Z4 फिक्स है, ये दोनों फिक्स है, इनको मैं चेंज ही नहीं कर रहा। बैलेंस डिस्टर्ब कैसे होगा, जब मैं Z2 को 2 से डिवाइड करूं। तो मैंने बोला Z1 Z4 है, Z2 Z3, उसने कहा Z2 को 2 से डिवाइड करो। तो मैं ऐसा क्या करूं कि ब्रिज वापस बैलेंस हो जाए, यहां वापस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन Z4 Z3 तो फिक्स्ड है, इसका मतलब मुझे Z1 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ब्रिज Z1 को 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, अगर मान लो एक कॉइल थी आपकी, ये कॉइल थी, इसका एक R था एक X था, मैंने इसी कॉइल के पैरेलल में एक और कॉइल लगा ली, उसके R और X मुझे नहीं मालूम, उसके R और X मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप बात समझना, ये कॉइल है, कॉइल नंबर 2, ये कॉइल नंबर 1। अगर दो चीजें हैं पैरेलल में, समझना, एक है Z और उसके पैरेलल में एक और Z। अगर मैं दोनों का पैरेलल निकालूं तो क्या आएगा, Z इंटू जेड अपॉन जेड प्लस जेड, यानी हो गया जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 2Z। तो आंसर, और ये माइनस, ये आपका V2, ये आपका V1 क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे R की वैल्यू, ये जितना भी मैं लिख रहा हूँ सब क्वेश्चन में दे रखा है, कुछ भी अपने मन से नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब ये सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन अभी बाद में करेंगे। ये ZX, ये आपको गिवन क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये नेटवर्क का क्वेश्चन हो गया, वैसे तो मैंने AC ब्रिजेस में लिखा दिया। चलो, तो बोल रहा है ZX क्या होगा अगर R 100 ओम में V1 V2 सप्लाई है, और ZX आपको निकालना है अगर R की वैल्यू 100 ओम है, और ये VD आपको कह देगा 0। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है ZX क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, 100 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ 100 मिली हेनरी इंडक्टर। ऑप्शन नंबर बी, 100 ohm resistance in series with 100 microfarad capacitor. Option number C, 100 ohm resistance in parallel with 100 ohm resistance in parallel with 100 millihenry inductor. ठीक है, and option number D, and option number D is 100 ohm resistance, same to same way, 100 ohm resistance in parallel with 100 microfarad capacitor. चलो बताओ, इसको सॉल्व करके देखो मेरे भाई, आंसर क्या आएगा मुझे बताओ, है ना। एक बार सॉल्व करो, एक बार सॉल्व करो, कैसे सॉल्व होगा देखो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल केवीएल केसीएल लगा के सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सिंपल केसीएल केवीएल लगाओ और आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो देखो, मैं केवीएल लगाना और कुछ नहीं करना। देखो ये माइनस प्लस यानी जितना भी करंट यहां से जाएगा उतना ही करंट यहां से सर्किट हो गया, क्योंकि वीडी तो जीरो है। अरे वीडी तो जीरो है, पूरा सीरीज सर्किट हो गया, नहीं हो गया, कि इंस्टेंटेनियस में आरएमएस वैल्यू निकाल लो। तो अगर यहाँ पे V1 की आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, चलो देखो मैं पीछे निकाल रहा हूँ, देखो बात समझ रहा हूँ। V1 आपको दे रखा है √2
क्या दे रखा है, cos 1000t। अगर मैं इसकी आरएमएस वैल्यू निकालूं v1 आरएमएस तो कितना आएगा, v1 बाय रूट 2, तो ये 1 हो गई। सिमिलरली v2 कितना दे रखा मेरे भाई, 2 cos 1000t प्लस 45 डिग्री, तो ये हो गया 2 बाय रूट 2, तो ये कितना हो गया, रूट 2। ये v2 हो गया आरएमएस। ठीक है, 1 हुई वैल्यू और ये रूट 2 हो गया। अब देखो बात समझना, अगर मैं केवीएल लगा देता यहां पर इस इक्वेशन में, अगर इस डायग्राम में हम केवीएल लगा देते तो कैसे होता है। डायग्राम को थोड़ा सा पीछे ले लूं क्या, चलो इस डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं, यहां तो लगेगा नहीं ना क्योंकि कुछ। ये तो कोई दूसरा डायग्राम आ गया। चलो आ गया, देखो ध्यान से देखो, यहां पे अगर मैं केवीएल लगाता सिर्फ ऊपर ऊपर वाले पाथ लगा सकता हूं ना, इसमें लगाओ, तो क्या लिखते अपन अगर केवीएल लगाते मेरे भाई, तो लिखते क्या, माइनस v1, कैसे लिखते हैं, माइनस v1 प्लस आई इंटू आर, आर कितना है 100, और इसको लिखते हैं माइनस वी डी इज इक्वल टू 0, वी डी तो 0 है छोड़ दो, आई कितना होता है v1 बाय आर, अभी मैंने बताया ये भी आरएमएस वैल्यू है तो कितना है वो 1, आर कितना 100, तो आई कितना हो जाता 1 बाय 100, ये पहली बात हो गई। अगर मैं नीचे वाले पार्ट में केवीएल लगाऊं इसमें, तो क्या लिखूंगा, वही माइनस v2 प्लस vd प्लस आई इंटू जेड एक्स इज इक्वल टू 0, ये vd तो 0 है हटा दो, आई कितना हो जाता, यहां से अगर मैं जेड एक्स निकालता तो आई इंटू जेड एक्स की वैल्यू v2 के बराबर हो जाती है, और v2 कितना है मेरे भाई, रूट 2, तो जेड एक्स हो जाता आपका रूट 2 डिवाइड बाई आई, आई कितना है 1 बाय 100, तो जेड एक्स आपका होता 100 रूट 2। तो उन चारों ऑप्शन में से ऐसा कुछ भी कोई ऑप्शन लेना है कि जब उसे, आज मान लो आर प्लस जी ओमेगा ले, तो इंपेडेंस क्या होता है उसका, अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालू, मतलब समझ रहे हो, ये 100 रूट 2 है, 100 रूट 2 का मतलब मैं जेड को लिखूंगा क्या, अरे 100 रूट 2 का मतलब है मैं जेड को क्या लिखूं कि काम हो जाए, मैं ऐसा लिखूंगा ना 100 प्लस जे 100, देखो तभी तो काम होगा, अंडर रूट 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या आएगा, 100 रूट 2 आएगा नहीं आएगा, तो मुझे जेड एक्स को क्या लिखना पड़ेगा 100 रूट 2, तो यहाँ पे ऑप्शन में चेक करके देख लूंगा ना यार, ऑप्शन में क्या दे रखा है, देखो ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन अगर तुम देख लो यहाँ से, पहला ऑप्शन अगर तुम देख लो, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, देखो पहला ऑप्शन क्या है, 100 ओम इन सीरीज विथ, यहाँ से देखो 100 ओम इन सीरीज विथ 100 मिली हेनरी इंडक्टर, तो इधर से काम लोगे तो काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आप चेक कर लेना। तो यहाँ से अगर आप देखो तो आर की वैल्यू तो मैंने 100 बता दी आपको, और ओमेगा एल भी आपका 100 है, ओमेगा एल कितना है 100, तो एल निकाल लो, 100 डिवाइड बाय ओमेगा, ओमेगा कितना है 1000, तो ये हो गया आपका, अगर आप इसको सॉल्व करो तो 100 मिली हेनरी आ रहा है, तो 100 मिली हेनरी और रेजिस्टेंस की वैल्यू 100, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो ये इस तरीके से ऑप्शन मैच होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्टली v2 इज इक्वल टू आई इंटू जेड एक्स कर सकते हैं, तो भी 100 रूट 2 आता है, ठीक है, और फेज एंगल 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा यार, है ना। तो यार देखो, अभी तक अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है ना मेरे भाई, तो अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लो, अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लेना मेरे भाई, अनअकैडमी पे फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके लिए फॉलो करने से सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको नोटिफाई के लिंक्स आ जाते हैं, तो जितने भी नोटिफिकेशन है उस पर आपको